आज हम बात करते हैं व्हीट क्रॉप के बारे में, गेहूं के बारे में, इसकी डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में शुरू से हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम, बोटनिकल नेम की। गेहूं का बोटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसकी फैमिली, इसका कुल है ग्रेमिनी, जिसे पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस, गेहूं का क्या महत्व है। गेहूं चावल के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप है। व्हीट जो गेहूं है उसमें रिलेटिवली हाई कंटेंट होता है, किसका? नियासिन और थायमीन का। व्हीट प्रोवाइड्स कैरेक्टर सब्सटेंस ग्लूटीन, ग्लूटीन इसमें पाया जाता है गेहूं में। गेहूं के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है इसमें 9 से 18%। प्रोटीन होता है इसमें 11 से 12%। फैट, वसा इसमें होती है 1.5 से 2.0%। मिनरल, खनिज लवण इसमें होते हैं 1.5 से 2%। और CHO, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होते हैं 62 से 71%, 62 से 71%। जब इसका बीजोत्पादन किया जाता है तो बीजोत्पादन में आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है 3 मीटर। क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है इसलिए इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कम रखी जाती है 3 मीटर। अगर यदि लूज स्मिट का उस एरिया में या उस वैरायटी में प्रकोप ज़्यादा होता है तो इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस हम रखते हैं 150 मीटर। ओरिजिन की इसकी बात करें कि इस गेहूं की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शुरू में ये कहाँ से आया, तो साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो इसका जो ड्यूरम व्हीट आता है उसकी उत्पत्ति एब्सिसिनिया से हुई है, जो कि पहले इथोपिया एम्पायर था, उसको एब्सिसिनिया के नाम से जाना जाता था। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्र और वितरण की हम बात करें तो ये जो गेहूं है वो वर्ल्ड की लीडिंग सीरियल क्रॉप है। राइस लीडिंग फूड क्रॉप है लेकिन लीडिंग सीरियल क्रॉप गेहूं है। और एरिया में इसकी फर्स्ट रैंक है, इंडिया की इसकी फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक चाइना की है और फिर उसके बाद सेकंड रैंक इंडिया की है इसके एरिया एंड प्रोडक्शन में। एवरेज यील्ड में फर्स्ट रैंक यूके, यूनाइटेड किंगडम की है। भारत की जब बात करते हैं तो फर्स्ट राइस का एरिया है और उसके बाद सेकंड व्हीट का एरिया है। यूपी इसके एरिया एंड प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखता है, प्रथम स्थान रखता है। पंजाब में हाईएस्ट एवरेज यील्ड होती है गेहूं की, क्योंकि जो पंजाब में गेहूं का जो एरिया है वो 100% इरिगेटेड एरिया है। क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा हुआ है। इंक्रॉन सीरीज जो कि डिप्लॉयड है 2N होता है इसमें। इंक्रॉन सीरीज टेट्राप्लॉयड 2N और तीसरा डिंकेल सीरीज हेक्साप्लॉयड होता है 2N बराबर AABBDD। इंक्रॉन सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें आता है ट्रिटिकम मोनोकोकम, जिसमें 14 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं। इंक्रॉन सीरीज टेट्राप्लॉयड की बात करें तो इसमें ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम आते हैं। डिंकेल सीरीज में ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेर आते हैं, हेक्साप्लॉयड होते हैं। क्रोमोसोम संख्या इनमें होती है 42। भारत में 3 स्पीशीज मुख्यतया होती हैं जिनमें 87% होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे ब्रेड व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेड बनाने के काम आता है, रोटी चपाती बनाने के काम में आता है। 12% एरिया है ट्रिटिकम ड्यूरम का, जो मैक्रोनी या ड्यूरम व्हीट आता है, जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो भी आते हैं जैसे ब्रेड हो गया। और 1% एरिया है ट्रिटिकम डाइकोकम का, जिसे एमर व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं गेहूं के बोटनिकल डिस्क्रिप्शन की, वानस्पतिक वर्णन की। इसमें सबसे पहले आता है रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। इसमें 2 प्रकार की रूट होती हैं, एक होता है प्राइमरी रूट सिस्टम जिसे टेम्परेरी रूट सिस्टम कहा जाता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी रूट सिस्टम जिन्हें कोलोनल रूट्स के नाम से भी जाना जाता है।
अब जब ये 21 दिन की अवस्था होती है तो इसमें क्राउन रूट्स भी निकलती है, जो कि ट्रांजिशन, क्राउन होता है ट्रांजिशन जोन, रूट और शूट के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसे क्राउन कहा जाता है। 21 दिन के बाद जब इसमें सेकेंडरी रूट सिस्टम डेवलप होने लगता है तो वो क्राउन से ही होता है, जिसे CRI स्टेज भी कहा जाता है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो कि बुआई के 21 से 25 दिन बाद आती है और मैक्सिकन ड्वार्फ हीट में 21 से 25 दिन बाद आती है। शूट सिस्टम की बात करें तो जो इसमें शूट सिस्टम में जो स्टेम और इनफ्लोरेसेंस होता है, तना और जो पुष्पक्रम इसका होता है, उसे मिला के कहा जाता है कल्म, CULM। जो इसका स्टेम होता है उसमें 6 इंटरनोड्स होते हैं। जो मैकरोनी वीट होता है उसमें इंटरनोड्स सोप्ड विथ, मतलब कोमल जो मज्जा होता है उससे भरे हुए रहते हैं कंप्लीटली, बाकी में हार्ड होता है, लेकिन मैकरोनी वीट में सॉफ्ट होता है वो विथ। लीव्स की बात करें तो लीव्स के भाग हैं लीफ सीथ, लीफ ब्लेड, लिग्यूल और ओरिकल। जो लीफ सीथ होती है वो कलम को एनसर्कल करती है, यानी उसे कवर करती है चारों तरफ से। फिर लीफ ब्लेड आती है जो पत्ती का जो मेन हिस्सा होता है वो। लिग्यूल, द कंटिन्यूएशन ऑफ सीथ थ्रू द कॉलर इज नोन एज लिग्यूल। जब कॉलर के साथ साथ सीथ कंटिन्यूअस में रहती है तो इसे लिग्यूल कहा जाता है। ओरिकल, ओरिक्यूल, एट द जंक्शन ऑफ ब्लेड एंड सीथ होर्न लाइक और क्ला लाइक अपेंडेज जो होते हैं उन्हें ओरिकल कहा जाता है। इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम की बात करें तो उसमें ईयर और हेड, फ्लोरिंग पोर्शन ऑफ वीट बट इन बॉटनिकल लैंग्वेज, ये वीट का जो ईयर और हेड होता है जिसे बाली भी कहते हैं, वो वीट का पुष्प वाला पोर्शन है, लेकिन इसे वानस्पतिक भाषा में इसको कहेंगे स्पाइक। और जो गेहूं की जो पूरी बाली होती है उसे कहा जाता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। राचीज, स्पाइकलेट्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन जिगजैग एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड राचीज। जिगजैग एक्सिस पे ये डिस्ट्रीब्यूट रहती है और सिस्टमेटिकली अरेंज रहती है जो भी स्पाइकलेट होती है। ये सारी स्पाइकलेट मिलके एक स्पाइक बनाती है, फिर इस तरह से कहा जाता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। अब बात आती है स्पाइकलेट्स की। 15 to 20 composed of flowers called florets। ये फ्लावर्स से बनी होती है, फूलों से बनी हुई रहती है और 15 से 20 की इनकी संख्या होती है। अब चौथा है फ्लोरेट, आउटर कवरिंग और फ्लोरेट इज मेड अप ऑफ लेमा एंड पेलिया। जो गेहूं का जो दाना होता है वो लेमा और पेलिया के बीच में रहता है। कर्नेल, इसका जो कर्नेल होता है, दाना होता है, और जो इसका फ्रूट टाइप होता है वो कहलाता है कैरियोप्सिस। ब्रश की तरह होता है उसे कर्नेल टिप कहा जाता है। जो इसका दाना होता है, कर्नेल होता है, उसमें जर्म होता है 2.5%, ब्रान होता है 14% और स्टार्च की मात्रा इसमें होती है 83 से 87%। अब हम बात करते हैं गेहूं के लिए कैसी क्लाइमेट की आवश्यकता रहती है, तो क्लाइमेट के बारे में हम बात करते हैं। वीट कैन टॉलरेट सेवर कोल्ड एंड स्नो एंड रिज्यूम ग्रोथ विद द सेटिंग इन ऑफ वार्म वेदर इज स्प्रिंग। ये एक ठंडी जलवायु का पौधा है गेहूं, तो ये बहुत ज़्यादा ठंड को भी और बर्फ़ को भी ये सहन कर सकता है, और जब भी थोड़ा बहुत गर्म मौसम वापस स्टार्ट होता है तो ये अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर देता है, वापस स्टार्ट कर देता है। लॉन्ग डे प्लांट है ये, इसे कम अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो वो लॉन्ग डे प्लांट है। ह्यूमिडिटी इसके लिए चाहिए 50 से 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वातावरण में। जर्मिनेशन के टाइम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको आवश्यकता रहती है, और जब इसका दाना जब पकता है तो उस समय 14 से 15 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान रहता है तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 16 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। सोइल, मिट्टी की बात करें कि गेहूं की खेती करने के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता रहती है। वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में ये उग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो क्ले लॉम और सैंडी लॉम सॉइल्स होती है वो इसके लिए बेस्ट होती है। और वाटर लॉगिंग अगर उनमें होती है, जैसे हेवी सॉइल्स होती हैं या काली मिट्टी जो होती हैं, तो उनमें वाटर लॉगिंग ज़्यादा होती है, और वाटर लॉगिंग होते ही गेहूं के लिए समस्या पैदा हो जाती है, ये वाटर लॉगिंग को झेल नहीं पाता। पीएच रिक्वायरमेंट, जो मिट्टी इस गेहूं की खेती के लिए चाहिए उसका पीएच 6 से 7.5
अगर रहता है तो वो सबसे बेस्ट है। वेराइटीज की हम बात करते हैं, नोरिन 10 ड्वार्फिंग जीन वीट की ये वेराइटी है। ये जापान से यूएसए लाई गई थी। एससी सालामोन इन 1948, 1948 में एससी सालामोन द्वारा जापान से यूएसए में ये लाई गई थी नोरिन 10 वेराइटी। जो नोरिन 10 वेराइटी है वो सेमी ड्वार्फ है, अर्धबोनी है। ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज वर डेवलप्ड बाय नॉर्मन ई बोरलॉग इन सिमिट। नॉर्मन ई बोरलॉग जो सिमिट मैक्सिको में है, वहाँ पे बोनी गेहूं की वेराइटीज डेवलप की गई। नॉर्मन ई बोरलॉग को वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब ये गेहूं की कुछ वेराइटीज की बात करते हैं, जो कि जैसे अर्ली सोइंग जिनकी जल्दी बुआई कर सकते हैं, मीडियम फर्टिलिटी अगर सोइल मीडियम फर्टाइल है, मध्यम उसकी उर्वरता है, और रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन कंडीशंस है, तो उन कंडीशंस में कौन सी वेराइटीज को उगा सकते हैं। C306 है। अब इसके मुख्य मुख्य गुण है, जैसे मोस्ट ड्रोट टॉलरेंट है, अर्ली सोइंग कर सकते हैं, टाल वेराइटी है 135 सेंटीमीटर लंबी, ससेप्टिबल टू लॉजिंग है, एक्सीलेंट चपाती मेकिंग क्वालिटीज है, इसमें 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर विदाउट इरिगेशन ये यील्ड दे देती है। उसके बाद WH 1025 है, जो कि अर्ली सोइंग कर सकते हैं, लो फर्टिलिटी एंड लो इरिगेटेड एरियाज में भी ये उग सकती है। 105 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, लॉजिंग रेजिस्टेंट होती है, ये रेजिस्टेंट टू रस्ट है, जो इसमें रोली रोग आता है उसके प्रति भी रेजिस्टेंट है। एवरेज यील्ड इसकी आती है 27.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। उसके बाद बात करते हैं WH 1080 वेराइटी की। तो इसका जो तना होता है वो हार्ड होता है, लॉजिंग रेजिस्टेंट ये वेराइटीज है। 30.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है और 151 दिनों में ये पक जाती है। अब बात करते हैं टाइमली सोइंग, जिनको टाइम पे बुआई कर सकते हैं, अगेती पछेती नहीं, बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए। हाई फर्टिलिटी एंड इरिगेटेड कंडीशंस में कौन कौन सी वेराइटीज हैं, तो ये हैं WH 711, WH 542, WH 283, PBW 502, PBW 550, DBW 17, UP 2338, PBW 343। अब बात करते हैं लेट सोन एंड हाई फर्टिलिटी कंडीशंस में कौन सी वेराइटीज को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में WH 1021, PBW 373, राज 3765, सोनालिका S308, सोनालिका को S308 के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है टाइमली सोइंग अंडर सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी कंडीशंस। अगर मिट्टी लवणीय या क्षारीय है तो समय पर बुआई के लिए कौन सी किस्मों का उगा सकते हैं। WH 157, KRL 210, KRL 213। ड्यूरम व्हीट वेराइटीज, जो ड्यूरम व्हीट है उसकी कौन कौन सी किस्में हैं। WH 896 है, WH 912, PDW 233। फील्ड प्रिपरेशन, गेहूं की खेती के लिए फील्ड कैसे तैयार करें, खेत कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले तो एक गहरी जुताई करनी पड़ती है। एक गहरी जुताई करेंगे, उसके बाद 2-3 जुताई करेंगे, और फिर उसके बाद जुताई के बाद पाटा लगाएंगे। एक प्री सोइंग, बुआई से पहले एक इरिगेशन देंगे 7 से 10 दिन पहले, और फिर उसके बाद ये सब चीजें करते हैं। अगर खेत में व्हाइट एंड्स, सफेद चींटियां या दीमक या गुजिया विविल का प्रकोप रहता है तो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। और सीड ट्रीटमेंट के लिए बुआई से पहले जब लास्ट जुताई करते हैं उस टाइम एंडोसल्फान क्यूनाल फोस ये 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से जमीन में मिलाने चाहिए, जिससे बीमारी व कीड़ों का प्रकोप कम से कम हो। सीड एंड सोइंग, बीज और बुआई। सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज का चुनाव कैसे करें। ऑलवेज यूज सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीजों का हमेशा उपयोग करना चाहिए। और अगर वो ट्रीटेड नहीं है, जैसे हमने खरीदे तो वो ट्रीटेड नहीं है, तो उनको विटावेक्स, थायरम या एग्रोसान जीएन, कार्बेंडाजिम इनसे ट्रीट करना चाहिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। टाइम ऑफ सोइंग क्या है। अगर इरिगेशन जब सिंचाई बढ़िया से उपलब्ध है तो 20 से 25 नवंबर इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय है, जब टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। रेनफेड वीट, वर्षा आधारित गेहूं की खेती के लिए
अक्टूबर का जो सेकंड पखवाड़ा होता है या फोर्टनाइट होती है, उससे लेके नवंबर की फर्स्ट फोर्टनाइट तक इसकी बुआई कर सकते हैं। लेट सोन पछेती किस्मों के लिए दिसंबर में बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो पछेती किस्में बोते हैं उनके लिए जरूरी है कि उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो, मतलब कम टाइम में वो पक जाए। सीड रेट एंड स्पेसिंग, अगर नॉर्मल बुआई करते हैं गेहूं की तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके बीज की आवश्यकता होती है। सोनालिका जो किस्म है और जो लेट सोन पछेती जो किस्में हैं उनके लिए 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करते हैं। अगर डिबलर से बुआई कर रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता रहती है। अगर हाइब्रिड वीट की बुआई कर रहे हैं, संकर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। स्पेसिंग, इसमें नॉर्मल सोइंग करते हैं तो कतार से कतार की दूरी 20 से 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। और अगर डिले सोइंग पछेती बुआई कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 15 से 18 सेंटीमीटर रखते हैं। डेप्थ ऑफ सोइंग, बीज कितनी गहराई पे बुआई की जाए बीज की, तो हाई यील्डिंग मैक्सिकन ड्वार्फ वेराइटीज में कोलियोप्टाइल की लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए इसको 5 सेंटीमीटर गहरा बो सकते हैं। जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज है उनमें 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई रखते हैं। और जो 3 ड्वार्फ जीन वेराइटीज है और लेट सोन है जो पछेती बुआई जिनकी करते हैं तो उनके लिए 4 सेंटीमीटर की गहराई उपयुक्त रहती है। मेथड ऑफ सोइंग, बुआई के तरीके क्या क्या है, तो ब्रॉडकास्टिंग है, जो देसी हल है उसके पीछे अगर हाथ से बुआई करते हैं तो उसे केरा मेथड कहते हैं, और जब पोरा या नाई लगा के उसकी बुआई करते हैं तो उसे पोरा मेथड कहते हैं। और तीसरा है ड्रिलिंग, सीड ड्रिल की सहायता से या सीड सीड कम फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल की सहायता से करते हैं तो उसे ड्रिलिंग कहते हैं। और चौथा तरीका है डिबलर की सहायता से जिसे डिबलिंग कहते हैं। 4 तरीके हो गए, ब्रॉडकास्टिंग, छिड़काव या छिटकना देसी हल के पीछे, केरा या पोरा मेथड से, ड्रिलिंग, और चौथा डिबलिंग। जीरो टिलेज टेक्निक, जीरो टिलेज से तात्पर्य है कि जो भी खेत को तैयार करने के लिए हल का उपयोग करते हैं उसे कम से कम किया जाए और जहां तक पॉसिबल हो उसे जीरो किया जाए। जैसे जो चावल वाला जो भी क्षेत्र होता है उसमें चावल देरी से कटता है या कॉटन देरी से कटता है तो समय कम मिल पाता है। इस कंडीशन में जीरो टिलेज टेक्निक अपनाई जाती है ताकि जो हम्म, खेत तैयार करने में जो समय लगता है उसे बचाया जा सके। तो ये जब 25 नवंबर के आसपास तक अगर लेट हो जाते हैं तो ये जीरो टिलेज टेक्निक अपनाई जाती है। अगर चावल हमने बो रखा है तो 6 से 8 टिलेज ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। एक गहरी जुताई करेंगे, फिर उसके बाद एमबी प्लो से भी करेंगे बुआई, फिर पाटा लगाएंगे, तो 6 से 8 टिलेज ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। इस कंडीशन में जीरो टिलेज एक बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है। अगर 25 नवंबर के बाद एक एक दिन भी लेट करेंगे तो 30 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उसकी उपज में कमी आएगी। तो जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल मशीन विकसित की गई। कहाँ से विकसित की गई? जीबीपीओटी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर से। इन जीरो टिलेज राइस स्टबल शुड नॉट बी मोर देन 15 सेंटीमीटर इन हाइट। जब चावल की कटाई करते हैं तो वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो जीरो टिलेज टेक्निक जीरो टिलेज करने में आसानी रहती है। सीड ट्रीटमेंट करें सीड का 2.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, 2.5 ग्राम जो भी केमिकल है, बायोस्टीन है, कार्बेंडाजिम है, थायरम है या कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसका सीड ट्रीटमेंट करें। सीड रेट इसमें जाहिर सी बात है, लेट सोन कर रहे हैं तो 140 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25% हायर बीज की आवश्यकता होती है। और इसमें जो बुआई करते हैं वो फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरकों की मात्रा, FIM 10 से 15 टन FIM देना चाहिए। NPK जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है वो 20 से 5 सेंटीमीटर नीचे
की गहराई पे उनको डालना चाहिए। जो नाइट्रोजन होता है उसकी 2/3 या आधी मात्रा बुआई के समय देनी चाहिए, और जो बाकी मात्रा जो नाइट्रोजन की रह जाती है वो पहली सिंचाई पे देनी चाहिए। नाइट्रोजन का 2-3 इंस्टॉलमेंट्स या किस्तों में देना चाहिए। जो भी अगर सैंडी सॉइल्स है तो 2-3 किस्तों में देना चाहिए, अगर हेवी सॉइल्स है तो पहले इरिगेशन पे देना चाहिए। और जो कैल्सीरियस एंड स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉइल्स है जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है या क्षार की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस और पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे डाला जाता है बीज के। जो अम्लीय मृदाएं होती हैं उनमें बेसिक स्लैग या रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। अगर जिंक डेफिशिएंसी आती है, जिंक की कमी आती है पौधों में, तो 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी उपयोग करते हैं। जो लास्ट वाली जो जुताई होती है उसमें 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी जमीन में मिलाते हैं। अगर बुआई के बाद जिंक की कमी आती है तो 5 किलोग्राम जिंक और 2.5 किलोग्राम चूने को 1000 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किया जाता है पूरी फसल में। इरिगेशन, सिंचाई। गेहूं में सिंचाई की बात करें तो इसमें मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेज मतलब क्रांतिक अवस्थाएं हैं CRI और हेडिंग स्टेज। क्राउन रूट इनिशिएशन, और जब उसमें हेड डेवलप होता है तो वो हेडिंग स्टेज होती है, तो वो करनी चाहिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है CTL FMD। C फॉर क्राउन रूट इनिशिएशन, T फॉर टिल्टिंग, लेट ज्वाइनिंग, फ्लोरिंग, मिल्किंग, और लास्ट वाली है डब स्टेज। ये 6 इसकी स्टेज है, क्रिटिकल स्टेजेज हैं, इन पे बुआई करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज आती है 20 से 25 दिन बाद, CRI स्टेज। सेकंड आती है 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग, टिल्डिंग स्टेज। थर्ड 70 to 75 डेज आफ्टर सोइंग, जिसे लेट ज्वाइनिंग या बुटिंग स्टेज कहा जाता है। फोर्थ 90 से 95 दिन के बाद फ्लोरिंग आती है, तो पौधे में फ्लोवर आने लग जाते हैं, तो वो फ्लोरिंग स्टेज कहलाती है। पांचवी है मिल्किंग स्टेज, जो 110 से 115 दिन बाद आती है। छठी है 100 डव स्टेज, जिसमें दाना सख्त होने लगता है, 125 से 120 से 125 दिन बाद आती है। अगर सिंचाई के लिए एक ही इरिगेशन उपलब्ध है तो वो CRI स्टेज पे हम देंगे, क्राउन रूट इनिशिएशन पे। अगर हमारे पास 2 इरिगेशन उपलब्ध है तो 2 स्टेज पे देंगे, CRI और फ्लोरिंग स्टेज पे। अगर हमारे पास 3 इरिगेशन उपलब्ध है तो CRI, बुटिंग और मिल्किंग स्टेज पे वो सिंचाई हम गेहूं को देंगे। वीड कंट्रोल की बात करें तो जो खरपतवार होते हैं वो 10 से 40% उसके उत्पादन में कमी ला देते हैं, इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। 2,4-D का यूज किया जाता है। जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है। अब 2,4-D किस हिसाब से उपयोग करते हैं, 700 ml या 1400 ml 400 से 600 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किया जाता है। 32 से 35 दिन बाद इसका उपयोग करते हैं। अगर 2,4-D का उपयोग जल्दी करेंगे तो मॉल फॉर्मेशन की समस्या इसमें आ जाती है। फेलेरिस माइनर गेहूं का एक मुख्य खरपतवार है। इसे कंट्रोल करने के लिए डोजेन या आइसोप्रोटेरोन का उपयोग किया जाता है। वाइल्ड ओट, जो जंगली जई है, उसका कंट्रोल भी फेलेरिस माइनर के साथ साथ किया जा सकता है। डिजीजेज, अब बीमारी की बात करें गेहूं की फसल में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो गेहूं की सबसे प्रमुख बीमारी है रस्ट या रोली। इसमें 3 तरह की रोली आती हैं, रस्ट आती हैं। पहली है ब्राउन रस्ट, जिसे लीव्स रस्ट भी कहा जाता है। भूरी रोली या पत्ती रोली, जो कि पक्सिनिया रिकॉन्डिटा वेराइटीज ट्रिटिसाई के द्वारा गेहूं में फैलती है। दूसरा है येलो और स्ट्राइप रस्ट, पीली और स्ट्राइप रस्ट, जो पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस से फैलती है गेहूं में। ब्लैक और स्टेम रस्ट, काली या तना रोली, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई से होती है। ब्राउन रस्ट में यूरेडियल पुस्टुल्स और ब्राइट ऑरेंज इन कलर हो जाते हैं। येलो रस्ट में
लेमन येलो पुस्टुल्स, जो पीले रंग के नींबू के आकार के पुस्टुल्स पत्तियों पे दिखाई देने लगते हैं, इस टाइप पे दिखाई देने लगते हैं। इन ब्लैक रस्ट रेडिश ब्राउन कलर के लाल भूरे रंग के पुस्टुल्स तने पे दिखाई देने लग जाते हैं। जो ब्लैक रस्ट होती है इसमें लार्ज ब्लैक टीलिया डेवलप हो जाते हैं, उन्हीं की वजह से इसे ब्लैक रस्ट कहा जाता है। कंट्रोल करने के लिए क्या करें, रोली से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, लेट सोइंग अवॉइड करनी चाहिए, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। 0.2% जाइनेबियम मैनकोजेब का प्रयोग करना चाहिए उसके कंट्रोल के लिए। दूसरी बीमारी है लूज स्मट, जो कि एस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसाई से उत्पन्न होती है। इसके कंट्रोल के लिए सीड ट्रीटमेंट करें, जो भी बीमार पौधे हैं उनको खेत से उखाड़ कर बाहर कर दें, और जो बीज है उसका सोलर हीट ट्रीटमेंट करें। तीसरी बीमारी है करनाल बंट, जो कि नियोवेसिया इंडिका से उत्पन्न होती है। ये 1931 में पहली बार देखी गई। सोइल बोर्न, मतलब इसके जो रोग कारक होते हैं वो जमीन में पड़े रहते हैं और जमीन से ही पौधे में फैलते हैं, तो सोइल बोर्न डिजीज है ये। इसका जो ब्लैक पाउडर होता है वो सड़ी हुई मछली की तरह बदबू देता है, जो कि इसमें ट्राइमेट्रिलेमाइन एक अवयव होता है, उसकी वजह से इसमें सड़ी मछली जैसी बदबू आती है अगर करनाल बंट हो जाता है तो खेत में। कंट्रोल के लिए सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स का उपयोग करें और सीड ट्रीटमेंट करें वीटावेक्स से। इसके बाद आता है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। इसके बाद आता है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट, जो कि अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना के द्वारा गेहूं के पौधे में फैलता है। इससे बचाव के लिए 0.2% जाइनेबियम मैनकोजेब 75 WP का इस उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णी लासिता रोग, जो कि एरिसाइपी ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई की वजह से गेहूं में फैलता है। अब बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की, जो भी कीटों का आक्रमण गेहूं में होता है उनके बारे में। टर्माइट्स का जूलॉजिकल नेम है माइक्रोटर्मस इंडिकस। गुजिया वीविल, आर्मी वर्म्स, ब्राउन व्हीट माइट, एफिड्स एंड जेसिड्स। ये जो एफिड और जेसिड होते हैं ये पत्ती का रस चूसते हैं, इनका कंट्रोल करने के लिए डाइमेथोएट का उपयोग करना चाहिए। रोडेंट्स में आते हैं फील्ड रेट्स, जो खेत में जो चूहे पाए जाते हैं वो। चूहों के कंट्रोल के लिए एल्यूमिनियम फोस्फाइड का उपयोग करना चाहिए। अगर छोटे बिल हैं चूहों के तो 0.5 ग्राम प्रति जो बिल है उसके हिसाब से एल्यूमिनियम फोस्फाइड की एक टेबलेट का उपयोग करना चाहिए। और अगर बिलों का आकार बड़ा है तो 3 ग्राम प्रति बिल एल्यूमिनियम फोस्फाइड का उपयोग करना चाहिए। क्यूमेरिन का उपयोग कर सकते हैं 1 किलोग्राम बैट में। जो चूहों को ट्रैप करने के लिए या मारने के लिए जो बैट डाला जाता है उसमें क्यूमेरिन या रेटाफिन का उपयोग कर सकते हैं। इसे मक्का या गेहूं के आटे के साथ मिलाकर बिल के बाहर रख दिया जाता है, फिर चूहा उसको खाता है और खा के मर जाता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, जब बीज में जो दाना बन जाता है उसमें 25 से 30% मॉइस्चर रहता है, तो उस अवस्था में उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए और 1-2 दिन सुखा के धूप में और उसको थ्रेसिंग करके अपन निकाल लेते हैं। यील्ड की हम बात करते हैं तो गेहूं का हार्वेस्ट इंडेक्स होता है 40 से 45%। जो ड्वार्फ वेराइटीज है उनमें दाना और चारे का अनुपात होता है 1:1.5, और जो दूसरे होते हैं बोनी किस्मों के अलावा उनमें 1:2 दाने और चारे का अनुपात होता है। इसकी नेशनल एवरेज यील्ड है 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब ग्रेन यील्ड कितनी इसमें प्राप्त होती है, इरिगेटेड कंडीशंस में 45 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गेहूं पैदा हो जाता है, और रेनफेड कंडीशन में 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गेहूं पैदा हो जाता है। स्टोरेज की हम बात करते हैं तो 10 से 12% मॉइस्चर अगर गेहूं में रहती है तो इसे डिकेमिथिरोन 2.8 EC 8 ml प्रति क्विंटल के हिसाब से
इसमें रख के तो 10 से 12% मॉइस्चर पर इसका स्टोरेज किया जाता है।